मैंने सीना चौड़ा करके कहा, आज यान श्वंगिंग मोड एक्टिवेट है। मुझसे भिड़ना मतलब खुद मुसीबत बुलाना। लेकिन अगले ही पल बाहर से दर्जनों लोग फैक्ट्री में घुस आए। वे सब चिल्ला रहे थे, यंग मास्टर, यंग मास्टर। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मामला मेरी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। मैंने हैरानी से चारों तरफ देखा। अरे बाप रे, मेरी गोलियां तो इतनी भी नहीं हैं। तभी एक आदमी तेजी से आगे आया। मिस, मैं चेन मो हूँ। अभी जो अंदर आया था वह आपके बड़े भाई थे। वह आपको बचाने आए थे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? मैंने अपने होने वाले बड़े साले को ही गोली मार दी। उधर जमीन पर पड़े लियू लिंगचुआन ने दर्द से कराहते हुए कहा, यह लड़का, इसकी एम बहुत खतरनाक है। अगर मैंने बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं पहनी होती तो आज सीधे ऊपर पहुंच गया होता। भैया! लियू रुयान घबराकर दौड़ी और उसे उठाने लगी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लियू लिंगचुआन ने उसे घूरा। तुम्हें याद भी है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? वह लड़का तुम्हें इतनी देर से परेशान कर रहा था। मैंने इंफ्रारेड डॉट इसलिए लगाई थी ताकि तुम उसे 2-4 थप्पड़ मारकर अपना गुस्सा निकाल लो, लेकिन तुमने तो उल्टा उसकी रक्षा शुरू कर दी। असल में जब वह फैक्ट्री के पास पहुंचा था तो उसने मुझे और लियू रुयान को ध्यान से देखा था। हम दोनों लगातार बहस कर रहे थे, एक दूसरे को खींच रहे थे और साफ लग रहा था कि हम मजाक कर रहे हैं। कहीं से भी किडनैपिंग जैसी बात नहीं लग रही थी। लेकिन उसे अपनी बहन को मेरे हाथों परेशान होते देख गुस्सा आ गया था। इसीलिए उसने सोचा था कि थोड़ा डराकर बहन को बदला लेने का मौका दे देगा। किसे पता था कि लियू रुयान खुद मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी। लियू लिंगचुआन ने आह भरते हुए कहा, पुरानी कहावत सही है, बेटी बड़ी हो जाए तो घर में नहीं रुकती। तुम पर बिल्कुल फिट बैठी है लियू रुयान। लियू रुयान ने जल्दी से कहा, मुझे कैसे पता चलता कि वह आप थे? मुझे लगा था कि आप किडनैपर्स के साथी हैं। और फिर आज फांग युआन मेरी वजह से 2 बार मरते मरते बचा है। मैं बस और मत समझाओ। लियू लिंगचुआन ने आंखें घुमाई और फिर मेरी तरफ देखा। लड़के, ये निशानेबाजी कहाँ सीखी? मैं तुरंत मुस्कुराया। सीएफ खेल खेलकर। कुछ लोगों को शक था कि मैं कोई छिपा हुआ मार्शल आर्ट्स मास्टर हूँ जो पहाड़ों से निकल कर आया है, क्योंकि नॉवेल्स में अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन लियू लिंगचुआन ने पहले ही मेरी पूरी बैकग्राउंड चेक करवा ली थी। मेरी जिंदगी में ऐसा कोई मास्टर कभी था ही नहीं, इसलिए सीएफ वाली बात सुनकर वह भी चुप हो गया। फिर उसने अचानक पूछा, सुना है कि तुमने सबके सामने मेरी बहन को छेड़ा था? मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं और लियू रुयान सिर्फ अच्छे क्लासमेट्स हैं, हमारे बीच कुछ नहीं है। अच्छा, अब भी मानने को तैयार नहीं? ये कहकर उसने अपना मोबाइल निकाला और एक वीडियो चला दी। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली और लगभग बेहोश होते होते बचा। वह साफ एचडी वीडियो थी जिसमें मैं लियू रुयान को किस कर रहा था। मैंने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या? हर समय कपल वीडियो सेव करके रखते हो? उधर लियू रुयान का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। वह जल्दी से बोली, भैया, ये बस एक गलत फहमी थी। लियू लिंगचुआन ने भौं उठाई। गलत फहमी? तो किस गलत फहमी थी? या फिर इसका तुम्हारी टांग पकड़ना गलत फहमी थी? फिर उसने अपनी बहन की तरफ देखा। तुम अभी भी इस लड़के का बचाव कर रही हो। मैं तो तुम्हारा बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन लियू रुयान उसकी बात समझ ही नहीं रही थी। वह बोली, भैया, आप इस मामले में मत पड़िए, मैं अब बची नहीं हूँ। लियू लिंगचुआन ने गहरी सांस ली। तुम्हें तो इस लड़के ने पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया है और तुम मुझे दूर रहने को कह रही हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, कल रात हमारे घर डिनर पर आना। फिर उसने धीरे से जोड़ा, वैसे भी आज रात मेरी बहन को बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद करना बनता है। लेकिन लियू लिंगचुआन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह सच में चाहता था कि मैं उसके घर खाने पर आऊं। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर लियू रुयान की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी मुझे मार डालने वाली चमक थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, पगली, तू तो मौका मिलते ही मुझे खत्म कर देगी। ऐसे में तेरे घर खाने पर जाना जान है तो जहान है। लेकिन अगले दिन मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई। सुबह से ही लियू रुयान ने मुझे 65 मिस्ड कॉल्स कर दी। कॉल आते ही मैंने फोन उठा लिया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो पिछली बार की तरह वह सीधे हॉस्टल में घुस आएगी। हेलो दीदी, क्या तुम मुझे कॉल करके मार डालना चाहती हो? दूसरी तरफ से तुरंत आवाज आई, चुप रहो, जल्दी नीचे आओ। मैं स्कूल गेट पर काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने लंबी सांस ली। लगता है आज बचना मुश्किल है। फोन काटने के बाद लियू रुयान ने अपने भाई को भी फोन लगाया। भैया, घर में खाना तैयार है ना? मैं और फांग युआन निकल रहे हैं। दूसरी तरफ से लियू लिंगचुआन बोला, रुयान, कल की घटना के चक्कर में मैं ये बात भूल गया। आज मुझे झोऊ परिवार के लोगों के साथ डिनर पर जाना है, तो फिर मुझे और फांग युआन को भी साथ ले चलो ना। अगर मैं वहाँ नहीं रहूंगी तो मजा ही क्या आएगा। आज का मामला बहुत बड़ा है, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो अब तो मैं जरूर जाऊंगी। लियू लिंगचुआन ने हार मान ली। ठीक है, लेकिन तुम दोनों वहाँ ज्यादा बातें मत करना। मीटिंग कहाँ है? छुआनयू लो। करीब आधे घंटे बाद मैं और लियू रुयान एक काली कार में बैठे शहर के बाहरी इलाके की तरफ जा रहे थे। घने जंगल को पार करने के बाद हम एक पुरानी लेकिन बेहद शानदार 3 मंजिला इमारत के सामने पहुंचे। जैसे ही मैं कार से उतरा, मेरी आंखें चमक उठी। मैं ऐसे इधर उधर देखने लगा जैसे कोई गांव का आदमी पहली बार बड़े शहर आया हो। रुयान, जल्दी देखो, वह बुगाटी है क्या? मैंने तो फेंगचेंग में कभी ऐसी कार नहीं देखी। फिर मैंने दूसरी तरफ देखा और चिल्लाया, अरे वह लोहानसोंग ट्री है क्या? इतने सारे एक साथ, और उधर भी देखो। लियू रुयान ने माथा पकड़ लिया। क्या तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकते? चलो अंदर। भैया और बाकी लोग शायद पहले ही पहुंच चुके होंगे। इसके बाद हम दोनों उस इमारत के अंदर चले गए, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही मैं चौंक गया। वहाँ एयरपोर्ट जैसी सिक्योरिटी चेकिंग मशीन लगी हुई थी। मैंने हैरानी से पूछा, ये रेस्टोरेंट है या एयरपोर्ट? इतनी सिक्योरिटी क्यों? लेकिन लियू रुयान बिल्कुल शांत थी। वह पहले भी कई बार यहाँ आ चुकी थी। उसने समझाया, छुआनयू लो के अंदर किसी को भी नाइफ, गन या किसी भी तरह का वेपन ले जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ किसी भी तरह की वायलेंस पूरी तरह फॉरबिडन है। जो भी नियम तोड़ेगा उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा और हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। फिर उसने एक पुरानी घटना सुनाई। जब हमारा लियू परिवार अभी फेंगचेंग का सबसे बड़ा परिवार नहीं बना था, तब उन्होंने एक चाल चली थी। उस समय मो परिवार सबसे ताकतवर परिवार था। हमारे परिवार
ने उन्हें इतना भड़का दिया कि उन्होंने यहीं डाइनिंग टेबल पर फोर्क और नाइफ उठाकर हमला कर दिया। बस फिर क्या था, उन्होंने रूल तोड़ दिया और हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट हो गए। बाद में उनका प्रभाव खत्म हो गया और हमारा परिवार शहर का सबसे ताकतवर परिवार बन गया। मैं यह सुनकर दंग रह गया। सिर्फ एक रूल की वजह से इतना बड़ा परिवार खत्म हो गया था। इससे साफ था कि इस जगह के मालिक की ताकत कितनी बड़ी होगी। उसी समय सिक्योरिटी स्टाफ ने मुझे रोक लिया। सर, आपके पास एक फ्रूट नाइफ है, कृपया इसे जमा कर दीजिए, बाहर निकलते समय हम आपको वापस कर देंगे। मैंने तुरंत जेब से छोटी नाइफ निकाली। लियू रुयान ने मुझे घूरते हुए कहा, अरे बेवकूफ, खाना खाने आए हो या लड़ाई करने? मैंने मासूमियत से जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहते हुए कौन जानता है कब फिर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। गन तो मेरे पास है नहीं, इसलिए सेल्फ डिफेंस के लिए नाइफ रख ली थी। ये सुनकर लियू रुयान कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही। फिर उसने धीरे से कहा, तुम सच में थोड़े से बेवकूफ हो। उसकी आवाज पहले जैसी गुस्से वाली नहीं थी, बल्कि उसमें हल्की सी नरमी आ गई थी। उसकी आवाज अनजाने में पहले से कहीं ज्यादा नरम हो गई थी। दिल में उसे थोड़ा सा इमोशनल भी महसूस हुआ। सोचा नहीं था कि फांग युआन मेरी सुरक्षा की भी चिंता करेगा। मैंने होंठ सिकोड़ लिए। तुम ही बेवकूफ हो पगली। मैंने फ्रूट नाइफ सिक्योरिटी गार्ड को थमा दी। इसे संभाल कर रखना। मैंने इसे सुपरमार्केट से 5 रुपए 80 पैसे में खरीदा था। अगर खो गई तो 6 रुपए देने पड़ेंगे। मेरी बात सुनते ही लियू रुयान ने शर्म से अपना माथा पकड़ लिया और मुझे खींचकर आगे ले गई। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। कुछ ही देर में हम दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। गलियारे के दोनों तरफ शानदार प्राइवेट रूम्स बने हुए थे। उनके नाम भी बड़े खूबसूरत थे। एक नदी का वसंत जल, फरवरी की गलियां, 3 सूर्यों का शुभ संकेत, चारों समुद्रों की हवाएं। इसी बीच गलियारे में टंगी एक कैलीग्राफी पेंटिंग पर मेरी नजर पड़ी और मैं वहीं रुक गया। उस पर लिखे शब्द कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। लियू रुयान ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम जैसे आदमी को भी कैलीग्राफी समझ आती है? फिर उसने मजाक उड़ाया, जो 5 रुपए 80 पैसे का हिसाब रखता है उसे ऐसी आर्ट की क्या समझ होगी? मैंने सिर खुजलाया। सच कहूं तो मुझे भी ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन ये लिखावट बहुत जानी पहचानी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा हो, शायद मेरे स्टडी रूम में। बस अब ज्यादा मत उड़ो। लियू रुयान ने आंखें घुमाई। यहाँ लगी सारी कैलीग्राफी बड़े मास्टर्स की बनाई हुई है। तुम्हारे घर का लेवल क्या है जो ऐसी चीजें वहाँ लगी हो? यकीन करो या मत करो, हमारा परिवार भी कभी बहुत बड़ा था। छोड़ो भी, मेरे भाई ने तुम्हारी पूरी बैकग्राउंड चेक कर ली है। अब चलो, भैया काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन मैं अब भी उस कैलीग्राफी को देखकर सोच रहा था कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा है। तभी सीढ़ियों से एक महिला नीचे उतरी। वह बिल्कुल हमारे सामने आकर रुकी। उसने सफेद चिपाओ पहन रखी थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने जैसे ही उसका चेहरा देखा फिर से वहीं ठिठक गया। अजीब बात है, ये चेहरा भी मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मैंने अनजाने में पूछ लिया, मिस, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? मेरी बात सुनकर लियू रुयान की आंखें फैल गईं। उसे लगा कि मैं उस महिला से फ्लर्ट कर रहा हूँ। वह जल्दी से बोली, फांग युआन, ये छुआनयू लो की जनरल मैनेजर हैं, कुछ भी मत बोलो। फिर उसने सम्मान से कहा, हेलो मैनेजर सू। इसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए वहाँ से ले गई। उसे डर था कि मैं कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दूं। मैंने चलते चलते पूछा, इतनी जल्दी क्यों भाग रही हो? लियू रुयान ने मेरी कमर में चुटकी काटी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैनेजर सू फेंगचेंग की बहुत बड़ी हस्ती है। छुआनयू लो के पीछे जो असली ताकत है उससे उनका गहरा संबंध है। अगर तुमने उन्हें नाराज कर दिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा समझ गया। फिर मैंने उसे घूरते हुए पूछा, वैसे लियू रुयान, तुम मुझे इतना कंट्रोल क्यों करती हो? कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी? ये सुनते ही उसका चेहरा लाल हो गया। कौन तुम्हें पसंद करेगा? फिर उसने दांत पीसकर कहा, जब तक मैं तुम्हारी हड्डियां नहीं तोड़ देती तब तक तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ घूमने की इजाजत नहीं है। मैं हंस पड़ा। अच्छा, मुझे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उधर पीछे खड़ी मैनेजर सू वनकिंग हम दोनों को दूर जाते हुए देख रही थी। उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। फिर उसने मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाया। मास्टर, अभी अभी एक बहुत दिलचस्प बात हुई है। उसी समय दूसरी तरफ प्राइवेट रूम के अंदर जो जियांग के बड़े भाई जो तियानमिंग इस मामले को शांत करने के लिए फेंगचेंग के डेप्यूटी लीडर तान तियानजियान को साथ लेकर आए थे। इसी बीच मैं और लियू रुयान भी रूम के अंदर पहुंच गए। सॉरी, हम थोड़े लेट हो गए। लियू लिंगचुआन ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आओ मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ। ये फेंगचेंग के डेप्यूटी लीडर मिस्टर टान है। तुम इन्हें टान अंकल कह सकती हो। बाकी लोगों को शायद तुम पहले से जानती हो। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया। ये फांग युआन है, रुयान का क्लासमेट। जहाँ तक जो परिवार के दोनों भाइयों का सवाल था, लियू रुयान ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ये देखकर झो जियांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आखिर उनका परिवार भी शहर के बड़े परिवारों में गिना जाता था, लेकिन एक लड़की ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। अगर उसके बड़े भाई ने उसे रोका न होता तो शायद वह वहीं टेबल पलट देता। तान तियानजियान मुस्कुराए। रुयान, काफी समय बाद मिल रहे हैं। आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम्हारा पहला जन्मदिन था। तुम्हारे पिता और मैं पुराने दोस्त हैं। आओ बैठो, यहाँ सब अपने लोग हैं। लेकिन लियू रुयान ने तुरंत जवाब दिया, तन अंकल, अपने लोग वाली बात मैं नहीं मान सकती। जिसने मेरा अपहरण करवाया था वह यहीं बैठा है। ऐसे में मैं आराम से कैसे बैठ जाऊं? यह सुनकर तान तियानजियान के चेहरे पर असहज मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत झो तियानमिंग की तरफ देखा। झो तियानमिंग फौरन खड़ा हो गया। मिस लियू, जो कुछ हुआ वह मेरे छोटे भाई की मूर्खता थी। आज हम खास तौर पर आपसे माफी मांगने आए हैं। उम्मीद है कि आप हमें माफ कर देंगी। लियू रुयान हल्का सा हंस पड़ी। तान अंकल, अगर मैं झो परिवार के सभी लोगों का अपहरण कर लूं, उन्हें पूरी रात बांध कर रखूं और अगले दिन आकर सॉरी बोल दूं, तो क्या सब ठीक हो जाएगा? यह सुनते ही तान तियानजियान का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि अगर आज कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो यह लड़की मामला छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने झो जियांग की तरफ देखा। जियांग, अब जबकि पीड़ित खुद यहाँ मौजूद है, तुम तुरंत मिस लियू से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। झो जियांग
जियांग कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके बड़े भाई ने गुस्से से डांट दिया। जो कहा है वही करो, घुटनों के बल बैठो और माफी मांगो। आखिरकार झो जियांग ने अनिच्छा से सिर उठाया और लियू रुयान की तरफ देखने लगा। लेकिन एक आदमी होकर किसी औरत के सामने घुटने टेकना, ये बात झो जियांग के गले नहीं उतर रही थी। वह कुछ पल तक झिझका, फिर आखिरकार दांत भींचकर बोला, मिस लियू, मुझसे गलती हो गई थी। उस समय मुझ पर लालच हावी हो गया था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर वह धड़ाम से लियू रुयान के सामने घुटनों के बल बैठ गया। लेकिन लियू रुयान अभी कुछ कह भी नहीं पाई थी कि मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। रुको जरा, तुम लोगों ने कहा था कि हम डिनर पर आए हैं। यहाँ तो कोई घुटने टेक रहा है, कोई माफी मांग रहा है। ये डिनर है या ड्रामा शो? लियू रुयान ने मुझे घूरा। कौन सा ड्रामा? यही आदमी कल मेरा किडनैपर था, जो परिवार का झो जियांग। मैंने तुरंत पूछा, क्या यही हराम? मेरा मतलब यही आदमी था जिसने तुम्हारा अपहरण करवाया था? हाँ, यही था। इतना सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मैंने बिना सोचे समझे उसे लात मारने के लिए पैर उठाया। तभी लियू रुयान घबरा गई। फांग युआन, रुको! वह तुरंत दौड़कर आई और मुझे कसकर पकड़ लिया। मत मारो, यहाँ लड़ाई हुई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने किसी तरह खुद को रोका, क्योंकि रास्ते में आते समय लियू रुयान मुझे छुआनयू लो के रूल्स के बारे में बता चुकी थी। लेकिन तभी सिस्टम फिर से उछल पड़ा। ऑटोमेटिक मिशन मोड एक्टिवेटेड। 30 सेकंड के अंदर झो जियांग को अपंग बना दो। मिशन सक्सेस, लकी व्हील रिवॉर्ड। मिशन फेलियर, सिस्टम पनिशमेंट। मैंने मन ही मन चिल्लाया, तू पागल है क्या? अभी अभी तो सुना कि यहाँ लड़ाई नहीं करनी। क्या तू मुझे मरवाकर ही मानेगा? लेकिन तभी घुटनों पर बैठा झो जियांग मेरी तरफ देकर हंस पड़ा। उसे पता था कि मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। उसने उंगली दिखाकर कहा, मारना, अगर हिम्मत है तो मुझे यहीं पीट कर दिखा। बस उसकी यही बात आखिरी साबित हुई। मैंने झटके से लियू रुयान की पकड़ छुड़ाई और पूरी ताकत से एक लात उसके पैरों के बीच दे मारी। अगले ही पल झो जियांग की दर्दनाक चीख पूरे प्राइवेट रूम में गूंज उठी। हर कोई सन्न रह गया। जो तियानमिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। वह भागकर अपने भाई के पास पहुंचा। जो जियांग दर्द से जमीन पर तड़प रहा था और उसके कपड़ों पर खून के निशान दिखने लगे थे। जो तियानमिंग कांपती उंगली से मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, तू पागल है क्या? इतना जोर से मारा? तू हमारे जो परिवार की वंश बेल ही खत्म कर देगा। ये कहकर उसने तुरंत टेबल पर रखा फोन उठाया और एम्बुलेंस बुलाने लगा। लेकिन तभी लियू लिंगचुआन ने उसका फोन छीन लिया। मिस्टर जो, इतनी सी चोट के लिए हंगामा करने की जरूरत नहीं है। इस मामले की जिम्मेदारी हमारा लियू परिवार लेगा। जो तियानमिंग गुस्से से कांप उठा। लियू लिंगचुआन, भले ही हमारा परिवार तुमसे कमजोर हो, लेकिन हर बात सहन नहीं कर सकता। इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा। तभी बगल में बैठे तान तियानजियान बीच बचाव के लिए आगे आए। प्रेसिडेंट लियू जो जियांग की हालत काफी खराब है, पहले एम्बुलेंस बुला लेते हैं, कहीं जान का खतरा न हो जाए। लेकिन लियू लिंगचुआन ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, नहीं, आज झो जियांग अपने पैरों पर चलकर ही यहाँ से बाहर जाएगा। तान तियानजियान का चेहरा बदल गया। प्रेसिडेंट लियू, क्या आप सच में मेरे खिलाफ जाने की सोच रहे हैं? मत भूलिए, सिटी सेंटर प्रोजेक्ट की फाइनल अप्रूवल अभी भी मेरे हाथ में है। लेकिन लियू लिंगचुआन बिल्कुल शांत रहा। वह बस अपने हाथ में पकड़े टी कप को सहलाता रहा। तो क्या हुआ अगर रिश्ते खराब हो जाएं? इतना कहते ही प्राइवेट रूम के पीछे लगा बड़ा स्क्रीन डिवाइडर धीरे धीरे खुल गया। उसके पीछे एक आदमी आराम से बैठकर चाय पी रहा था। जैसे ही तान तियानजियान ने उसे देखा, वह उछल पड़ा। हन सर। असल में लियू लिंगचुआन को पहले से अंदाजा था कि तान तियानजियान सिटी सेंटर प्रोजेक्ट का दबाव डालकर झो परिवार को बचाने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने पहले ही एक बैकअप प्लान तैयार कर लिया था और फेंगचेंग के सर्वोच्च लीडर हान जिंगशान को यहाँ बुला लिया था। हान जिंगशान धीरे धीरे उठकर बाहर आए। असल में लिंगचुआन ने मुझे सिर्फ डिनर के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ बैठकर मैंने कुछ ऐसी बातें सुन ली जो शायद नहीं सुननी चाहिए थी। फिर उन्होंने तान तियानजियान की तरफ देखा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तान तियानजियान के माथे पर पसीना आ गया। हान सर, आप मजाक कर रहे हैं। हम लोग हमेशा निष्पक्षता और न्याय की बात करते हैं। हान जिंगशान की आंखें ठंडी हो गईं। निष्पक्षता? क्या किसी प्रोजेक्ट को लेकर दूसरों को धमकाना तुम्हारे हिसाब से निष्पक्षता है? उन्होंने आगे कहा, लियू ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है, सबने देखा है। नियम और योग्यता दोनों के हिसाब से प्रोजेक्ट उन्हीं का बनता है। तान तियानजियान के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ सिर झुकाकर खड़ा रहा। असल में उसे भी पता था कि प्रोजेक्ट लियू परिवार का ही हक था, लेकिन कुछ पुराने मामलों की वजह से वेई परिवार ने उसके खिलाफ सबूत पकड़ रखे थे। इसलिए वह मजबूरी में झो परिवार का साथ दे रहा था। उसे यह नहीं पता था कि झो परिवार अब वेई परिवार के लिए सिर्फ एक इस्तेमाल किया हुआ मोहरा बन चुका था। लियू रुयान के किडनैपिंग प्लान के फेल होने के बाद वेई परिवार उन्हें पहले ही छोड़ चुका था। तभी हान जिंगशान ने गंभीर आवाज में कहा, तियानजियान, आज मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। अगली मीटिंग में तुम पूरे डिपार्टमेंट के सामने सेल्फ क्रिटिसिज्म करोगे और तुम्हारी प्रमोशन फाइल भी फिलहाल रोक दी जाएगी। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो आगे क्या होगा ये तुम्हें पता है। तान तियानजियान का चेहरा उतर गया। जी हां सर। फिर हान जिंगशान ने कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा और कहा, आज मैं यहाँ फेंगचेंग के लीडर के रूप में सिर्फ एक काम करूंगा, निष्पक्ष फैसला। झो जियांग घायल हुआ है, इसलिए उसका इलाज होगा। लिंगचुआन एम्बुलेंस बुलाओ और उसे हॉस्पिटल भेजो। लियू लिंगचुआन कुछ कहना चाहता था, लेकिन हान जिंगशान ने हाथ उठाकर रोक दिया। मेरी बात मानो। फिर उन्होंने आगे कहा, और जहाँ तक उसे घायल करने वाले व्यक्ति का सवाल है, मैं खुद इस मामले को संभालूंगा। छुआनयू लो के मालिक ने भी साफ कर दिया कि यह पूरी घटना मेरी व्यक्तिगत हरकत थी और इसका लियू परिवार से कोई संबंध नहीं है। साथ ही झो जियांग के किडनैपिंग केस को लेकर भी उन्होंने कहा कि जब वह ठीक हो जाए तो खुद जाकर आत्मसमर्पण करे। ऐसे फैसले से सब संतुष्ट है ना? ये सुनकर झो तियानमिंग, जो अभी तक सोच रहा था कि आज लियू परिवार बर्बाद हो जाएगा, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। हां सर, यह फांग युआन साफ तौर पर लियू परिवार के साथ आया था, वह उन्हीं का आदमी है। हान जिंगशान ने मेरी तरफ देखा और शांत स्वर में पूछा, छोटे भाई
भाई तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, मेरा नाम फांग युआन है। और बूढ़े साहब, मुझे लगता है आप काफी न्यायप्रिय इंसान हैं। मैंने झोउ जियांग को इसलिए मारा क्योंकि उसने कल रात लगभग मेरी और लियू रुयान की जान ले ली थी। इसका लियू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मेरे मुंह से बूढ़े साहब सुनकर भी हान जिंगशान नाराज नहीं हुए, बल्कि मन ही मन उन्हें लगा कि यह लड़का वफादार है। फिर उन्होंने झोउ तियानमिंग की तरफ देखा। सुना, इसका नाम फांग युआन है, लियू नहीं। करीब 10 मिनट बाद एम्बुलेंस भी आ गई और पुलिस भी पहुंच गई। झोउ जियांग को हॉस्पिटल भेज दिया गया, जबकि मुझे पुलिस कार में बैठा लिया गया क्योंकि छुआनयू लॉ के अंदर गंभीर हिंसक घटना हुई थी। उसी समय सू वन किंग भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन जब उसने देखा कि घायल करने वाला व्यक्ति मैं हूं तो वह कुछ पल के लिए चौंक गई। यह क्या हुआ? हान जिंगशान ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैनेजर सू, जरा एक तरफ चलकर बात करते हैं। उधर लियू रुयान बेहद परेशान हो गई थी। वह पुलिस कार के पीछे भागकर सब कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन लियू लिंगचुआन ने उसे रोक लिया। अभी जल्दीबाजी मत करो, पहले घर चलते हैं। फिर वह शांति से झोउ तियानमिंग के सामने जा खड़ा हुआ। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने खुद रिश्ते खराब करने का फैसला किया। 3 दिन, बस 3 दिन के अंदर तुम्हारा झोउ परिवार खत्म हो जाएगा। झोउ तियानमिंग के गले से थूक निकलना भी मुश्किल हो गया। उसे समझ आ गया था कि सब खत्म हो चुका है। अगर हान जिंगशान और छुआनयू लो के मालिक दोनों लियू परिवार के साथ हैं, तो लियू परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। अब खुद को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उसने तुरंत कहा, प्रेसिडेंट लियू, किडनैपिंग की पूरी योजना सिर्फ एक आदमी की थी। इसका मुझसे और झोउ परिवार से कोई संबंध नहीं है। क्या मुझे जीने का एक मौका मिल सकता है? लियू लिंगचुआन ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। मुझे मरने वाले लोगों पर दया नहीं आती। यह कहकर वह मुड़ने ही वाला था कि झोउ तियानमिंग ने जल्दी से कहा, हमारा झोउ परिवार शुरू से ही वेई परिवार का मोहरा रहा है। ये बात आप भी जानते हैं। मैं जीना चाहता हूँ। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं वेई परिवार की सारी जानकारी आपको दे दूंगा। लियू लिंगचुआन ने ठंडे स्वर में कहा, वेई परिवार का हाथ जहाँ तक आएगा मैं वहीं काट दूंगा। फेंगचेंग में मैं उनसे नहीं डरता, लेकिन झोउ तियानमिंग ने अगला दांव खेला। सुना है आपके पिता 2 साल पहले अचानक लोंगचेंग चले गए थे। क्या आप नहीं जानना चाहते कि वह वहाँ क्यों गए? ये सुनते ही लियू लिंगचुआन के कदम रुक गए। झोउ तियानमिंग जुआ खेल रहा था। उसे उम्मीद थी कि लियू लिंगचुआन अपने पिता की खबर जानना चाहेगा, और वह सही निकला। लियू लिंगचुआन धीरे से पलटा और बोला, अगर मुझे वह जानकारी नहीं मिली जो मैं चाहता हूँ तो तुम्हारा पूरा झोउ परिवार खत्म हो जाएगा। फिर उसने अपनी बहन की तरफ देखा, रुयान, तुम पहले घर। लेकिन वह बात पूरी भी नहीं कर पाया। रुयान कहाँ गई? एक बॉडीगार्ड ने जवाब दिया, मैंने अभी अभी मिस लियू को बाहर भागते देखा था। लियू लिंगचुआन का माथा सिकुड़ गया। कहीं वह फांग युआन के पीछे तो नहीं चली गई? उसने तुरंत लोगों को आदेश दिया कि झोउ तियानमिंग को कार में बिठा कर ले जाएं। फिर वह खुद बाहर दौड़ पड़ा, लेकिन जब तक वह मेन गेट तक पहुंचा, लियू रुयान पहले ही कार लेकर निकल चुकी थी। मजबूरी में उसने उसे फोन लगाया, रुयान कहाँ जा रही हो? दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, फांग युआन ने मेरी खातिर हाथ उठाया था। मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं पुलिस को सच बताने जा रही हूँ। फोन पर उसकी आवाज रोने जैसी हो गई थी, लेकिन लियू लिंगचुआन का ध्यान किसी और बात पर था। अगर यह साबित हो गया कि फांग युआन का लियू परिवार से गहरा संबंध है तो हान जिंगशान की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी लियू रुयान ने कहा, भैया, आपने बचपन से मुझे सिखाया है कि एहसान नहीं भूलना चाहिए। फांग युआन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर आज हम सारी गलती उसी के सिर पर डाल दें तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं जरूर जाऊंगी। ये सुनकर लियू लिंगचुआन कुछ पल चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी बहन सच में कितनी परेशान है। फिर अचानक वह हंस पड़ा। सच सच बताओ, क्या तुम इस लड़के को पसंद करने लगी हो? भैया, हम यहाँ सीरियस बात कर रहे हैं। लियू रुयान का चेहरा लाल पड़ गया। आप जाएं या न जाएं, मैं फांग युआन को बाहर निकाल कर ही रहूंगी। लियू लिंगचुआन ने आखिरकार हार मान ली। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि आज रात फांग युआन सुरक्षित तरीके से पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाएगा। उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सच, अगर भरोसा नहीं है तो खुद पुलिस स्टेशन के बाहर इंतजार कर लेना। रात 12 बजे से पहले वो बाहर होगा। ठीक है, मैं अभी अंकल जिन से कैंपर वैन मंगवाती हूँ। आज रात मैं वहीं रुकूंगी। फोन कटने के बाद लियू लिंगचुआन ने आह भरी। सच में बेटियां बड़ी हो जाएं तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। उधर छुआनयू लो के प्राइवेट रूम में सू वन किंग ने हान जिंगशान से पूछा, हान सर, आप कहना चाहते हैं कि चोट पहुंचाने वाला यही फांग युआन था? हान जिंगशान ने सिर हिलाया। हाँ, मैं पूरी घटना के दौरान वहीं मौजूद था। सू वन किंग ने कहा, लेकिन अगर मुझे सही याद है तो फांग युआन को लियू परिवार ही यहाँ लेकर आया था, और छुआनयू लो में लड़ाई करने का अंजाम आप जानते हैं। हान जिंगशान मुस्कुराए। इसीलिए मैंने आपसे अलग बात करने को कहा। 13 साल पहले लोंगचेंग में मेरी मुलाकात तुम्हारे मालिक से हुई थी। उस समय मैंने उनकी जान बचाने के लिए एक गोली खाई थी। वह मुझ पर एक एहसानमंद है। इस बार लियू परिवार को छोड़ देना उसी एहसान की वापसी समझ लो। सू वन किंग कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हन सर, क्या आप सच में उस एक एहसान को इस मामले में इस्तेमाल करना चाहते हैं? हमारे मालिक ने कहा था कि अगर आपको कभी लोंगचेंग वापस लौटना हो तो वह आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर आपने यह एहसान अभी खर्च कर दिया तो शायद वह मौका फिर न मिले। हान जिंगशान हल्के से मुस्कुराए। तुम्हारे मालिक को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना, लेकिन मैं उस जगह वापस नहीं जाना चाहता। लियू परिवार ने मुझ पर एहसान किया था और मैं तुम्हारे मालिक का एहसानमंद हूँ। हर चीज का एक चक्र होता है, शायद अब वह पूरा होने का समय आ गया है। यह कहकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़ दी। बस यही फैसला है, और जब कभी मैं लोंगचेंग आऊँ तो अपने मालिक से कहना कि मुझे एक साधारण भोजन जरूर खिलाएं। सू वन किंग मुस्कुराई और उन्हें विदा किया। लेकिन जैसे ही हान जिंगशान वहाँ से गए, उसने तुरंत एक फोन मिलाया। मास्टर, आपको पता है, लगता है फांग युआन ने लोगों को पीटना भी सीख लिया है। दोस्तों, फिलहाल इस मैनवा के सिर्फ इतने ही पार्ट्स आए हैं। जैसे ही इसके नए पार्ट्स रिलीज होंगे मैं उन्हें सबसे पहले युवा एक्सप्लेन ओपी पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप इस स्टोरी का अगला
पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो अभी युवा एक्सप्लेन ओपी को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले पार्ट में।